एशिया का नक्शा तेजी से बदल रहा है और इस बदलते नक्शे में दो पुराने दोस्त भारत और जापान एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित है या इसमें कुछ ठोस भी है। ये पूछ रहे हैं सी राजा मोहन, जो विदेश मामलों के जाने माने एक्सपर्ट और द इंडियन एक्सप्रेस के विदेश मामलों के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं वैचारिकी, इंडियन एक्सप्रेस का खास शो जिसमें हम भारत के बेहतरीन जानकारों की राय आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं सी राजा मोहन की पूरी बात शुरू होती है एक दौरे से। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी इस हफ्ते भारत आ रहे हैं और ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब खुद जापान की रक्षा नीतियां एक बड़े बदलाव से गुजर रही हैं। जो जापान बरसों तक खुद ही अपनी सैन्य ताकत पर लगाम लगाए बैठा था, वो अब एक ज्यादा मजबूत रक्षा नीति की तरफ बढ़ रहा है। और गौर कीजिए, कोइजुमी दिल्ली आने से पहले कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने समकक्षों से बात करके आ रहे हैं। ये इशारा है कि इंडो पैसिफिक में सुरक्षा का सहयोग अब नई दिशाओं में बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला एक रणनीतिक इलाका जिसमें भारत खुद को एक अहम खिलाड़ी मानता है और उम्मीद है कि दिल्ली में कोइजुमी की बातचीत रक्षा सहयोग के उस सुस्त और कदम दर कदम वाले रवैये को खत्म करेगी और इस साझेदारी के लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय करेगी। पर सवाल ये है कि जापान की इस बदली हुई सोच के पीछे असल वजह क्या है। वजह है एक बड़ी सैन्य ताकत के तौर पर चीन का उभरना और बीजिंग की वो बढ़ती भूख जो इस ताकत को ठोस नतीजों में बदलना चाहती है। और ये बात दिल्ली और टोक्यो दोनों की साझा चुनौती है। अंतर बस इतना है कि जापान की टक्कर चीन से समुद्री सरहद पर है और भारत की हिमालय के उस पार वाली विवादित जमीनी सरहद पर। भूगोल अलग है पर पीएलए के तौर तरीके एक जैसे हैं। पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की सेना, और वो तरीके हैं लगातार टोह लेते रहना और धीरे धीरे पर पूरी मजबूती से सरहद पर बनी मौजूदा स्थिति को अपने हक में बदल लेना। और इन दोनों देशों के लिए चीन की ये चुनौती अमेरिकी नीतियों की अनिश्चितता की वजह से और भी बड़ी हो जाती है। दरअसल इन दोनों में से कोई भी अमेरिका के बिना एक एशिया नहीं चाहता। जापान का तो वॉशिंगटन के साथ गठबंधन बहुत गहरा है और भारत भी मानता है कि एशिया में संतुलन के लिए अमेरिका की मौजूदगी जरूरी है। पर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने एक सवाल गहरा कर दिया है कि अमेरिकी नीति का भरोसा है भी या नहीं और इस इलाके को लेकर उनका इरादा आखिर है कैसा। तो फिर इसका जवाब क्या है? जवाब ये कि दिल्ली और टोक्यो अपनी खुद की ताकत बढ़ाएं और एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी गहरी करें। और कोइजुमी का ये दौरा इन्हीं संभावनाओं की झलक देता है। देखिए, जापान की ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा दोस्ती तो तेजी से आगे बढ़ी है। दोनों ने आपस में सैन्य अभ्यास बढ़ाए हैं, एक दूसरे के ठिकानों तक पहुंच बनाई है और रक्षा उद्योग में हाथ मिलाया है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने जापान के डिजाइन किए मोगामी क्लास फ्रिगेट खरीदने का फैसला भी किया है। फ्रिगेट यानी एक तरह का तेज और फुर्तीला युद्धपोत, और ये उस जापान के लिए बड़ी बात है जो कुछ समय पहले तक हथियार बेचने पर हद से ज्यादा सख्त पाबंदियां लगाए बैठा था। अब इसके मुकाबले भारत और जापान को देखिए, इन दोनों के बीच भी रक्षा सहयोग बढ़ा है। पर सच ये है कि ये उन बड़ी बड़ी बातों से अब भी कोसों पीछे है जो इनकी स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप यानी खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को लेकर कही जाती है। कहने को दोस्ती बड़ी पर जमीन पर काम छोटा। इसीलिए कोइजुमी का ये दौरा सिर्फ पुराने अभ्यासों की समीक्षा का मौका नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पूछने का अवसर है कि दिल्ली और टोक्यो अपनी इस साझेदारी को ज़मीनी और तकनीकी तौर पर और कितना दमदार बना सकते हैं। ये मौका जापान के भीतर हो रहे बड़े बदलावों से आया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की रणनीति सीधी थी, आर्थिक तरक्की पर पूरा ध्यान, सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा, रक्षा खर्च जीडीपी का सिर्फ 1% रहा, हथियारों के निर्यात पर सख्त पाबंदी रही, सेना का दायरा भी सीमित रहा। फिर चीन की चुनौती बढ़ी। 2010 में चीन ने जापान को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। साथ ही चीन की सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ी।
2012 में शिंजो आबे दोबारा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सुरक्षा नीति बदलने की कोशिश तेज की। 2022 में जापान ने बड़े रक्षा सुधारों का खाका खींचा। लक्ष्य रखा गया कि 2027 तक रक्षा खर्च जीडीपी का 2% हो जाए। जापान ने ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। खर्च से ज्यादा अहम है सोच में आया बदलाव। जापान अब काउंटर स्ट्राइक ताकत बना रहा है, यानी हमला होने पर जवाबी वार करने की क्षमता। इसके लिए वो अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलें ले रहा है और खुद भी लंबी दूरी के हथियार बना रहा है। हवाई और मिसाइल सुरक्षा मजबूत की जा रही है। साथ ही साइबर, अंतरिक्ष, बिना पायलट सिस्टम और द्वीपों से दूर लड़ने की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। रक्षा उत्पादन में भी बदलाव हो रहा है। जापान हथियार निर्यात पर पाबंदियां ढीली कर रहा है। आम तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की जो पुरानी दीवारें थीं वो गिराई जा रही हैं। अपने नए कार्यक्रम ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस के जरिए जापान मित्र देशों को सैन्य साजो सामान भी देने लगा है। अब इन सारे बदलावों को एक साथ देखिए। ये फिर से हथियार बंद होने से कहीं बड़ी बात है। दरअसल टोक्यो आखिरकार अब सैन्य ताकत, रक्षा तकनीक, हथियारों के निर्यात और सुरक्षा मदद को राजनीति के आम औजारों की तरह इस्तेमाल करने लगा है। वो अब दक्षिण कोरिया और अपने दूसरे पड़ोसियों की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से रिश्ते गहरे कर रहा है और यूरोप से भी तालमेल बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के साथ रक्षा रिश्तों को नई ऊंचाई देना उसकी इसी बड़ी रणनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा है। दिल्ली और टोक्यो के पास इसके लिए जरूरी ढांचा पहले से मौजूद है। 2+2 डायलॉग, यानी दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की साझा बातचीत, साथ ही एक लॉजिस्टिक्स समझौता और तीनों सेनाओं के नियमित सैन्य अभ्यास। पिछले महीने जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के दिल्ली दौरे में उन्नत सैन्य अभ्यास, समुद्री निगरानी और रक्षा उद्योग में गहरे सहयोग पर बात हुई। इसी दौरे में दोनों देशों के बीच पहली बार मिलकर हथियार बनाने वाली परियोजना का ऐलान भी हुआ। यूनिकॉर्न नाम का ये नौसैनिक एंटीना युद्धपोतों को बेहतर संपर्क और तालमेल में मदद करता है। लेकिन अब जरा हकीकत की जमीन पर आते हैं। एशिया का सुरक्षा माहौल जिस तरह करवट ले रहा है वो मांग करता है कि दिल्ली और टोक्यो मिलकर और बहुत कुछ करें। एशिया में ताकत का पलड़ा बदल रहा है और जापान इसका जवाब कहीं ज्यादा इरादे और तेजी से दे रहा है। और चीन के उलट भारत ने तो हमेशा से एक मजबूत जापान का स्वागत किया है। तो ये है सी राजा मोहन का कहना कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा। एक असरदार एशियाई रक्षा साझेदारी बनाने का समय आ गया है। समय आ गया है कि दिल्ली भी टोक्यो जैसी ही प्रतिबद्धता और जोश दिखाए।